नमस्कार दोस्तों। यूक्रेन और रशिया के बीच लड़ाई की वजह से चल रही गोलीबारी के कारण यूक्रेन में एक भारतीय मेडिकल छात्र नवीन शेखरपा की दुखद मौत ने भारत को झकझोर कर रख दिया है। नवीन की दुखद मौत के साथ ही उनके जैसे हजारों फंसे हुए छात्रों की पीड़ा ने उनके रिश्तेदारों की रातों की नींद हराम करते हुए दहशत पैदा कर दी। दोस्तों, तबाह हुए देश से निकालने की अपील के बाद भारत की सरकार छात्रों को बचाने और घर लाने के लिए हाथ पांव मार ही रही है और एक हद तक निकाला भी जा रहा है। और इस बात पर हमें गर्व भी करना चाहिए कि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो अपने छात्रों को लड़ाई के समय में भी निकाल रहा है। लड़ाई यूक्रेन और रशिया में चल रही है, पर हमारे देश में वहां फंसे मेडिकल स्टूडेंट्स को लेकर भी कुछ सवाल उठ रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम दो चीजों पर बात करेंगे। पहली ये कि आखिर भारत के इतने ज्यादा स्टूडेंट्स यूक्रेन में कर क्या रहे थे, इसके क्या कारण है और हम लोग कहां लैग कर रहे हैं। दूसरी उस विषय पर बात होगी जिसके बारे में अभी लोगों ने सोचना शुरू नहीं किया है कि अब जब वहां से बच्चे अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर वापस आ गए हैं तो उनकी आगे की पढ़ाई का क्या होगा। यूक्रेन में भारतीय छात्रों की संख्या लगभग 24% है, जो वहां पढ़ने वाले विदेशी नागरिकों का सबसे बड़ा हिस्सा है, एक पार्ट है। सस्ते कोर्स और अच्छी शिक्षा की अवेलेबिलिटी के कारण यूक्रेन 3 दशकों से अधिक समय से भारतीयों के लिए मेडिकल, डेंटिस्ट्री और नर्सिंग को पढ़ने का एक फेमस और एक आम सा डेस्टिनेशन बन गया है। कोर्स की सस्ती फीस भी इसका एक कारण है। 6 साल के एमबीबीएस कोर्स के लिए भारतीय यूक्रेन में लगभग $35,000 का भुगतान करके ये कोर्स कर सकते हैं, जबकि भारत में उसी कोर्स के लिए उन्हें कम से कम 4 गुना खर्च करना होता है। इसके अलावा जो यूक्रेन की ओर स्टूडेंट्स को आकर्षित करती है वह है भारत के जैसी टफ मेडिकल प्रवेश परीक्षा का ना होना। लेकिन जब छात्र विदेशी एमबीबीएस डिग्री के साथ भारत लौटते हैं तो उन्हें भारत में मेडिकल प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना होता है, जिसके लिए उन्हें एक एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि FMGE देना होता है, जिसको फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन कहते हैं, और उसको पास करना होता है, जो बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। हर साल लगभग 4000 छात्र इस परीक्षा में बैठते हैं, इसको अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन केवल 700 ही इसको पास कर पाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वहां की शिक्षा व्यवस्था विश्व स्तर की नहीं है। WHO, यूरोपियन यूनियन सहित दुनिया भर के अलग अलग देशों ने मान्यता मिली हुई है, मान्यता दे रखी है। ये भी एक मौका होता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो यूक्रेन में पढ़ाई पूरी होने के बाद यूरोप में बसना चाहते हैं, क्योंकि उनकी डिग्री यूरोपियन कंट्रीज में वैलिड रहती है, वहां कोई टेस्ट नहीं देना पड़ता है। दोस्तों, विदेशों में पढ़ने के लिए भारतीयों की भीड़ को देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी अभी एक भाषण दिया था, बयान दिया था कि हमारे बच्चे आज भी अध्ययन करने के लिए छोटे देशों में जा रहे हैं, खासकर मेडिकल की पढ़ाई। वहां भाषा की भी समस्या है, वे अभी भी जा रहे हैं। क्या हमारा प्राइवेट सेक्टर इस क्षेत्र में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है क्या हमारी स्टेट गवर्नमेंट है इस संबंध में कोई भूमि आवंटन यानी कि लैंड अलॉटमेंट की कोई अच्छी पॉलिसी नहीं बना सकती है क्या? बात तो बिल्कुल सही है और भाषण भी अच्छा लगा, पर कुछ एजुकेशनिस्ट ने बदले में सवाल किया कि सरकार तो आपकी है, तो देश में मेडिकल कॉलेजों की जो कमी है उसको दूर करने के लिए प्रयास हैं वो भी आपको ही करने चाहिए, जिससे डॉक्टर और पेशेंट का जो रेशो है वो सही हो सके। दोस्तों, अभी WHO के मुताबिक लगभग 1000 लोगों पर कम से कम एक डॉक्टर होना चाहिए, जबकि भारत में जो स्थिति है वो है कि 1450 लोगों पर एक डॉक्टर है, यानी कि हम अभी भी बहुत ज्यादा पीछे हैं। कॉलेजों की कमी विशेषज्ञ भारत की कम GDP का खर्च होना शिक्षा सेक्टर में बताता है। मतलब हमारी GDP का परसेंटेज जो हम एजुकेशन सेक्टर में यूज करते हैं वो कुवैत से भी कम है। कुवैत लगभग 6.5% GDP का अपना जो हिस्सा होता है वो एजुकेशन में खर्च करता है, जबकि हम सिर्फ 3.5% ही खर्च कर पाते हैं। अब दूसरा सवाल ये है कि उन स्टूडेंट्स के पास जो पढ़ाई बीच में छोड़कर भारत आ गए हैं उनके पास क्या क्या रास्ते हैं। दोस्तों, उनके पास 2-3 ऑप्शन बचते हैं। पहला, अगर वहां की यूनिवर्सिटी नॉर्मल होने के बाद, नॉर्मलाइजेशन जो वहां हो जाए, तो पढ़ाई को कंटिन्यू करते हुए आगे की क्लासेस अगर ऑनलाइन चलाती है तो वो अपनी डिग्री पूरी कर सकते हैं। दूसरा,
अगर वो अपनी बची हुई पढ़ाई को यहाँ भारत में किसी यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज में एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत पूरा करना चाहें तो वो लोग कर सकते हैं। और लास्ट आखिरी ऑप्शन ये होता है कि हमारी सरकार उन्हें भारत के कॉलेजेस में एडजस्ट करे, जिससे कि वो बाकी की पढ़ाई या जो बाकी की उनकी बची हुई पढ़ाई है वो यहाँ से पूरी करें, जिसके बाद वो भारत से एक ग्रेजुएट या स्किल डॉक्टर कहलाए जाएंगे। पर इन सब चीज़ों में इनके क्रेडेंशियल्स और जो यूनिवर्सिटी के अलग अलग करिकुलम है वो सब बीच में बाधा बनकर खड़े हो सकते हैं, क्योंकि अभी यूक्रेन की स्थिति वो नहीं है कि आने वाले समय में वो जल्दी से नॉर्मल हो जाए। दोस्तों, हम आशा यही करते हैं कि भारत सरकार कुछ इंटरवीन करेगी और जो स्टूडेंट का भविष्य या कहें कि जो रशिया और यूक्रेन की वार में से डिस्टर्ब हुआ है, जैसे सरकार उनको वहां से निकाल कर लाई है, ऐसे ही सरकार उनके फ्यूचर को भी सही राह दिखाएगी। आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि उन विद्यार्थियों, उन स्टूडेंट्स का क्या होना चाहिए, कैसे सरकार को इसके लिए स्टेप्स लेने चाहिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।